हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हाउ ऑफ द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhope.com। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं आपके आईसीएसई के क्लास 7th का लास्ट चैप्टर, द एयर एंड एटमॉस्फेयर, चैप्टर नंबर 7। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। ओके, और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अब। जो पहले, इसके पहले भी हम लोग ने एक वीडियो में एयर एंड एटमॉस्फेयर के कुछ चीज़ें पढ़ी। ओके, एकदम बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि एयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, एयर किन चीज़ों से बना हुआ है, और एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके प्रेजेंस को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लस हम लोग ने शुरू किया था एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके यूजेस को पढ़ना। तो पहले हम लोग ने ऑक्सीजन के यूजेस को पढ़ा है। ओके, बाद में भी हम लोग कुछ यूजेस देखेंगे जब हम लोग ऑक्सीजन को अच्छे से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। पर अब हम लोग मूव कर रहे हैं आगे नाइट्रोजन पर। ओके, तो नाइट्रोजन के यूजेस अगर मैं कहूँ तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ ऑल द लिविंग मैटर। सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनका कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा नाइट्रोजन। किस फॉर्म में? देखिए, जैसे कि डीएनए में है नाइट्रोजन, आरएनए में है नाइट्रोजन, ओके, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन है, प्लांट की जो क्लोरोफिल है उसमें नाइट्रोजन है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा महत्व है इस नाइट्रोजन का भी। अब एकदम स्पेसिफिक चीज़ पर मैं आता हूँ, प्रोटीन पर। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ओके, ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके, हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रहा है तो। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है जैसे ये मसल बिल्डिंग वाला आदमी दिख रहा है। ओके, तो आपने सुना होगा कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज करने वाले लोगों के लिए। ओके, जो बॉडी बिल्डिंग टाइप्स लोग होते हैं वो। ओके, ऐसे ज़रूरी नहीं है, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, पर इन केस ये लोग खुद ज़्यादा ही, मतलब ये लोगों के डाइट में ये लोग अच्छे से ओके इसका इंक्लूजन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें भी करना चाहिए। ओके, तो हमारा भी डाइट जो है उसमें भी कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपके घर में जो भी आपके मम्मी पापा आपको खाने देते हैं, घर का खाना, वो खाया करो। ओके, क्योंकि वो जो भी सब्जी जो भी होगा, रोटी, राइस, वो सब में कुछ ना कुछ अमाउंट में कार्ब्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें हैं। ओके, जो कि हेल्दी है। ओके, तो आप अगर सारी चीज़ें खा रहे होंगे घर में जो भी दी जा रही है, तो आप अच्छे से हेल्दी रह पाओगे। ओके, और आपका डाइट भी बैलेंस्ड ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते। तो हम लोग आ रहे थे यहाँ पर, ओके, फिलॉसफी बस हो गई खाने के बारे में। तो प्रोटीन जो है वाइटल न्यूट्रिएंट है ग्रोथ के लिए। प्लांट्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, और इन्हीं प्लांट्स से हमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रोटीन मिलता है। ओके, हमें और एनिमल्स को। अब प्लांट्स प्रोटीन्स को कैसे बनाते हैं, यहाँ पर जो कहानी है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन का रोल आएगा, क्योंकि प्लांट्स नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, पर कैसे कैसे, यही आपका सवाल होगा। ओके, तो पिछले क्लास में भी, क्लास 6 में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत, आपको आइडिया होगा ही। ओके, आपने अगर पढ़ा होगा एयर एंड एटमॉस्फेयर चैप्टर, तो उसमें भी मैंने पढ़ाया था आपको कि कैसे प्लांट्स नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके ओके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अब देखो, कहानी तो सिंपल सी है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। तो हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन है ऐसे। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी ऐसे एक ट्री बना रहा हूँ। ओके, ये हमारा प्लांट है। अब ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाएगा। वो ही प्रोटीन ओके एनिमल्स जो है ओके उनको मिलेगा। और अगर हम लोग डायरेक्टली प्लांट को खा रहे तो हमें डायरेक्टली प्लांट से, मैं ह्यूमन को ऐसे बना रहा हूँ, देखो, हमको डायरेक्टली प्लांट से मिलेगा। अगर हम लोग कोई एनिमल को खा रहे तो हमें उस एनिमल से प्रोटीन मिलेगा जो उसने प्लांट से लिया था। ठीक है, पर अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि नाइट्रोजन भले एयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, पर क्या करे, ये प्लांट एयर में जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता टू मेक प्रोटीन। ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब घी को निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ओके, या फिर ऐसे सीधे सीधे नाक को हम लोग हाथ लगा सकते हैं ऐसे पॉइंट करके। पर अब
प्लांट्स तो सीधे सीधे नहीं लगा पाएंगे, तो उनको ऐसे उल्टा हाथ घुमा के, ओके, सिर के पीछे से हाथ घुमा के नाक को पॉइंट करना पड़ेगा, ओके, वैसे ही कुछ कहानी होगी। पर अब देखो कहानी में इंटरेस्टिंगली ये ट्विस्ट आता है ना, तो यहाँ पर प्लांट्स को जैसे हर एक चीज़ को कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है तो कोई ना कोई हेल्प करने आ जाता है, ओके, या फिर कहीं ना कहीं से हेल्प अरेंज हो जाती है। वैसे ही प्लांट्स को भी इसमें दिक्कत है कि भाई नाइट्रोजन कैसे लिया जाए, तो इसको भी हेल्प अरेंज हो गई है। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ओके, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो कहते हैं हम लोग, बहुत ही एसेंशियल है, जो हम लोग मतलब हम लोग को लगता है कि क्या ही इनका फ़ायदा होगा, ओके, क्या ही ये करते हैं, इतने से तो होते हैं, ओके, पर ये ही वो चीज़ है, यही वो ऑर्गेनिजम्स है जो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को लेके इस नाइट्रोजन को इस तरह कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदलते हैं जो प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं टू मेक प्रोटीन। ठीक है, डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली तो प्लांट तक नाइट्रोजन पहुंच रहा है जिससे वो प्रोटीन बना रहा है। अब ये जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ओके, या फिर आपको मैं एक बेसिक सी बात बता दूं, ये जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को यूज करके उनको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल रहे हैं, ओके, जो प्लांट्स यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है, ओके, फिक्स हो रहा है इनटू सम कंपाउंड्स जो प्लांट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इन द एयर टू नाइट्रोजन कंपाउंड। और ये करते कौन है भाई, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन इन द एयर टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो कि कौन से हो सकते हैं, अमोनिया, नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स। यहां तक कहानी क्लियर होगी। अब ये जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दो तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके से फंक्शन कर सकते हैं, ओके, दो तरीके के कौन से, मतलब सबसे पहले फ्री लिविंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि होते हैं नॉन सिम्बायोटिक, हम लोग कहते हैं इनको, ओके, मतलब क्या, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फ्री है भाई, फ्री लिविंग है, जहाँ चाहे जहाँ मन करे जाएंगे, जहाँ चाहे जहाँ मन करे काम करेंगे, किसी से उनको ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये फ्री लिविंग वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ओके, ये सॉइल में पाए जाते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द सॉइल, ओके, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर वाले नाइट्रोजन को लेंगे, यहाँ पर उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, मतलब इसको फिक्स करेंगे इनटू सॉइल, ठीक है, इन द सॉइल, और ये ही नाइट्रोजन के कंपाउंड्स एब्जॉर्ब किए जाएंगे बाय द प्लांट्स टू फॉर्म द प्रोटीन्स, ओके, प्लांट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, नॉन सिम्बायोटिक मतलब खुले छोड़े हुए एनिमल्स की तरह, ऐसे समझ लो आप, ओके, फ्री है भाई। वैसे ही सिम्बायोटिक मतलब अब ये जुड़े हुए हैं, इनका कोई ना कोई कनेक्शन है, डिपेंडेंसी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ राइजोबियम को, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ओके, तो ये कहाँ पर पाया जाता है हमको, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। मतलब देखो यहाँ पर मैंने इमेज में ये लेग्यूमिनस प्लांट का मैंने ये रूट लिया है, ओके, दिखाया आपको। तो ये जो रूट है, ओके, मैंने ऐसे उल्टा करके, मतलब उल्टा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो, ओके, रूट तो ऐसे नीचे होता है, राइट, पर मैंने उल्टा यहाँ पर आपको इमेज दिखाई है, जिसमें देखो ये ऐसे गोल गोल अंडों की तरह कुछ दिख रहा है, रूट को चिपके हुए है, ये होते हैं हमारे रूट नोड्यूल्स, और इन नोड्यूल्स के अंदर है हमारा राइजोबियम। ठीक है, अब करता क्या है ये, ओके, सेम फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली इन द रूट नोड्यूल्स। अब ये क्या करते हैं, सॉइल जो फ्री लिविंग वाले थे वो सॉइल में फिक्स करते थे, मतलब नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं एयर में से और कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। यहां पर ये राइजोबियम क्या कर रहा है, एयर में से जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली फिक्स कर रहा है, डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। कहां पर, यहां पर रूट नोड्यूल्स के अंदर, ओके। तो प्लांट की तो मजे ही मजे है, डायरेक्टली प्लांट के कुछ पार्ट में ही नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिल रहे हैं उसे, ओके, उसको अब सॉइल से लेने नहीं पड़ रहे, ओके, तो फटाक से प्लांट अब वहां से नाइट्रोजन कंपाउंड को उठाएगा, फटाफट प्रोटीन बना देगा, ओके। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब कौन से प्लांट्स, देखो पीज, ओके, ग्राम्स, बीन्स, आपको पता ही होंगे ये, ओके। तो इसीलिए देखो डायरेक्ट रूट के नोड्यूल्स में नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिल जाते हैं तो फटाफट प्रोटीन बना लेते हैं, तो इसीलिए इनमें ना प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा कि चने खाओ, ओके, मटार खाओ, मतलब ग्रीन पीस खाओ, ओके, बीन्स खाना है, किडनी बीन्स वगैरह खाना है, ओके,
क्योंकि उनमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। और क्यों ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है? क्योंकि इन प्लांट्स के जो रूट्स में जो रूट नोड्यूल्स है, इनमें ही डायरेक्टली नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिल जाते हैं इन प्लांट्स को, ओके, जिसके वजह से ये फटाफट मस्त अच्छे से प्रोटीन बना लेते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन बन जाता है और इन प्लांट से हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, प्लांट्स इसका इस्तेमाल करते हैं टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक है, यहाँ से रूट नोड्यूल से प्लांट लेगा, यहाँ से सॉइल से ये प्लांट लेगा, ओके। फिर अब सवाल ये है मेरा आपको, आप सोचो कि चलो नाइट्रोजन हवा में है, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, नाइट्रोजन यहाँ पर एयर में है, वो यूटिलाइज किया जा रहा है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, भले वो फ्री लिविंग हो या फिर सिम्बायोटिक हो, और फिर वही नाइट्रोजन यूटिलाइज किया जा रहा है टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जिसमें अब ये एयर में जो नाइट्रोजन था वो अब इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ये नाइट्रोजन आ गया। अब देखो यही नाइट्रोजन अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स में है, और यही नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को इस्तेमाल करके प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं जिसमें भी नाइट्रोजन है, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब एयर का नाइट्रोजन, मतलब एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो यूज हो रहा है, करेक्ट। तो लॉजिकली अगर सोचे तो एयर के अंदर का नाइट्रोजन तो कम होना चाहिए था, करेक्ट, पर ऐसा तो होता नहीं है। मैं आपको बता दूं, ओके, एयर के अंदर का नाइट्रोजन बैलेंस्ड रहता है। कैसे बैलेंस रहता है, ये कहानी है, ओके। तो ये बैलेंस इस वजह से रहता है क्योंकि जो प्लांट्स हैं जिनमें प्रोटीन्स वगैरह बन रहे हैं अब, ओके, ये प्लांट्स खाए जा रहे हैं बाय द एनिमल्स वगैरह, या फिर अगर किसी ने खाया भी नहीं उस प्लांट को तो भी ये मर तो जाएगा प्लांट। मरने के बाद मतलब डेड रिमेन्स जो होंगे प्लांट्स के, ओके, तो इन डेड रिमेन्स में, ओके, देखो नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये जो डेड प्लांट्स फिर एनिमल्स होंगे, ओके, अब किसी ने खाया नहीं तो प्लांट अपने आप मर जाएगा, तो उसमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होंगे, या फिर उस प्लांट को खाने के बाद कोई एनिमल है जो डेड हो गया, ओके, तो उसमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होंगे, ओके, तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स में, ओके, या फिर इन द वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एनिमल वेस्ट या फिर प्लांट वेस्ट में, ओके, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है इनका कन्वर्जन होता है बैक इनटू नाइट्रोजन, ओके, तो इनका कन्वर्जन होता है बैक इनटू नाइट्रोजन। कौन करता है ये? फिर से वही चीज, वही परिंदे, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ओके, वही एंजल्स। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, है तो इतु से, पर काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। अगर ये नहीं करते ये काम तो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन यूज होता रहता, और फिर नाइट्रोजन बहुत कम अमाउंट में बचता हमारे एयर में, ओके, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रोटीन्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर से नाइट्रोजन को भेज देते हैं एयर में, जिसकी वजह से ये साइकिल जो है नाइट्रोजन साइकिल वो बना रहता है। बात समझ में आ गई? ओके, जिसकी वजह से नाइट्रोजन बैलेंस्ड रहता है। तो यहाँ से यूज़ हो रहा है, फिर से यूज़ होने के बाद जो भी प्लांट्स एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन है वो फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो नाइट्रोजन है वो फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, N2 में कन्वर्ट हो रहा है, जो हवा में रिलीज किया जा रहा है, ओके। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन में, जो कि रिलीज हो जाते हैं इन द एयर। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड इन एयर, ठीक है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट यूज मैं कहूँगा, मतलब यूज ही है ये नाइट्रोजन का फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब इसके अलावा नाइट्रोजन के कुछ और भी यूजेस हैं, एकदम सिंपल से केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। किसके लिए? टू मेक फर्टिलाइजर्स, नाइट्रिक एसिड, नाइलॉन, डाइज, एक्सप्लोजिव्स वगैरह के लिए। और एक इंटरेस्टिंग सा यूज़ है, ये चिप का पैकेट देख के आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अब नाइट्रोजन का यूज़ इस चिप के पैकेट से रिलेटेड कैसा हो सकता है, ओके, मतलब याद रह ही जाएगा आपको। तो देखो चिप्स के पैकेट में ऐसे फूले हुए रहते हैं, आपको पता ही होगा, पर जितना फूला हुआ रहता है उतना भरा हुआ थोड़ी रहता है वो वो तो अलग हो गई चीज़, ओके, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, ओके, वो तो डिपेंड करेगा कौन बना रहा है चिप्स, वो छोड़ो, पर भरा हुआ तो नहीं रहता पूरा का पूरा, तो कुछ ना कुछ अंदर भरा तो रहता है, जिसकी वजह से फूला हुआ तो रहता है वो, ओके। क्या रहता है वो? कुछ ना कुछ गैस रहेगा, करेक्ट, ओके, क्योंकि चिप्स तो इतने नहीं है। अब कौन सा गैस उसमें फिल किया जाता है, क्या आपको पता है? ओके, आप सोचो, अगर आपको पता होगा तो आई होप आप आंसर तो दे ही दोगे, ओके, नहीं पता होगा तो शायद आप गूगल करके भी देख सकते हो, ओके। चलो, आई होप आपने थोड़ा बहुत सोचने की, ढूंढने की कोशिश की होगी, फिर से रिज्यूम बैक करने की क्या होगा, क्योंकि आपको आंसर तो पता है, मैं बताऊंगा, ओके। इनमें नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है, ओके, इन द पैकेट ऑफ चिप्स। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस है ना कि जो बहुत ही ज़्यादा
ऐसी बिहेवियर वाली है कि उसको किसी के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना है, ऐसे समझ लो। ओके, किसी के साथ कुछ ज़्यादा उसका बोल चालने का कुछ ऐसे समझ लो कि बिहेवियर ही नहीं है, चुपचाप शांत बैठने वाला है वो। ओके, तो अगर इन शॉर्ट नाइट्रोजन किसी के साथ ऐसे मतलब किसी के साथ ऐसे ज़्यादा बोलने वाला बिहेवियर वाला नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो अपने चिप को भी अच्छे से रख रहा है और अपने चिप के साथ भी तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, प्लस अपने चिप को अच्छे कंडीशन में रह रहा है ताकि वो मस्त क्रुम क्रुम क्रिस्प लगे जैसे आपको चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर क्रिस्पी नहीं रहेंगे चिप्स तो आप बोलोगे ये कैसे चिप्स है, ओके ख़राब है ये, करेक्ट। तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिस्पी रखने में भी। ओके, तो ये कहानी थी पूरी नाइट्रोजन के यूजेस की। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का यूज़ देख लिया हम लोग ने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में आप शुरुआत हम लोग ने नाइट्रोजन के यूजेस से की। अब आ रही है बारी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो काफ़ी सिंपल से यूजेस है, आपको पता भी होंगे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, किन के द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। कैसे? वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का कुछ इंटरेक्शन होता है प्लांट में, जिसमें सनलाइट ज़रूरी होती है, क्लोरोफिल ये भी चीज़ है बहुत ज़रूरी आपको याद रखने वाली। और जो भी बनता है वो है खाना, ग्लूकोज। और उसके साथ साथ हमें फ्री में गिफ्ट में ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये दो चीज़ें करता है। प्लांट खुद के लिए खाना बनाता है। वो इतना ज़्यादा दानी नहीं है कि दूसरों के लिए खाना बनाते बैठे, पर क्या होता है ना, वो खुद के लिए जो खाना बनाता है ना, हम इतने ऐसे प्राणी हैं इस दुनिया में कि जहाँ से भी खाना दिखे वहाँ से उठा के खा लेंगे। बस क्योंकि हम खुद तो नहीं खाना बना सकते हैं ना, इसीलिए मतलब हम भी बुरे नहीं हैं। अब क्या ही करें, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है खुद का खाना खुद बनाने की, तो हमें कहीं ना कहीं से खाना बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो प्लांट के पास तो वो कैपेसिटी है, तो प्लांट खुद के लिए भी खाना बना लेता है और फिर ऐसे ही कह लो हमारे लिए भी खाना बना ही लेता है। तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट खाना तो बनाता है, ऑक्सीजन भी दे देता है। और ये दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले खाना जो हम भी खा लेते हैं जो प्लांट्स बना रहे, और दूसरा ऑक्सीजन जो हमें प्लांट्स दे रहे, इन दोनों चीज़ों से ही हम रेस्पायर कर सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। और ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। तो सोचो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना इंपॉर्टेंस होगा। नाम सुनते ही कार्बन डाइऑक्साइड हमें लगता है कि एकदम एकदम बेकार सा गैस है, कुछ काम का नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्योंकि हम लोग ने सुना है ना कि ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल बर्न करते हैं, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, बेकार सा बड़ा गैस है, पोल्यूशन कर रहा है, उनकी ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओरिजिन है हमारे फूड का, ऑक्सीजन का, जिसके वजह से हम रेस्पायर कर सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। तो ये जो रियलाइज करने वाली बात है ना, बस पढ़ना नहीं है चीज़ों को या फिर याद नहीं रखना है, चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप समझोगे तब आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल के बारे में आपको रियलाइज़ भी होगा कि अरे भाई कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज़। और फिर एक बार आपको समझ में आ गई चीज़ें तो दिमाग में ऑटोमेटिक तो चिपक जाती है। याद करने के लिए कोई अलग से एफर्ट्स लेने पड़ते, बस समझ लो चीज़ों को, दिमाग में चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर तो यही बात मैंने बताई, ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स द्वारा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का और एक इंपॉर्टेंट यूज़ है कि भाई वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होता तो हमारा अर्थ जितने भी अमाउंट में सनलाइट लेता है, सनलाइट जो पहुंचती है हमारे अर्थ तक, कुछ अमाउंट में जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक भी कर लेता है, या फिर कुछ अमाउंट में जो एनर्जी जो सनलाइट से मिल रही है वो रिफ्लेक्ट भी कर देता है। हीट एनर्जी कहो, पर वही हीट एनर्जी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लेता है। और अगर वो नहीं पकड़ेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं होता और जो सन से आने वाली जो हीट एनर्जी है हमारे अर्थ पर, कुछ एनर्जी तो हो जाती है एब्जॉर्ब, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो जो भी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसको पकड़ नहीं लेता तो ये तो बाहर निकल जाती, और अगर पकड़ नहीं लेता तो अर्थ ठंडा पड़ जाता। तो ये ऐसे होने नहीं देता हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है जो वो। तो इसका मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मात्रा में होना ज़रूरी है। नहीं तो हमारा अर्थ ठंडा पड़ जाएगा। तो टेम्परेचर अगर अर्थ के ऊपर सूटेबल नहीं रहेगा सर्वाइवल के लिए, तो कैसे ज़िंदा रहेंगे ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट।
तो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, कीप्स इट वार्म एट नाइट। ओके, तो रात को गर्म रखता है अर्थ को, क्योंकि रात को जो भी हीट बाहर निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, और इसका क्या इस्तेमाल है कार्बन डाइऑक्साइड का, कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस यहाँ पर दिख रहे हो आप फायर एक्सटिंग्विशर में, क्योंकि कुछ टाइप के फायर जो होते हैं उनको बुझाने के लिए पानी नहीं डालना होता है, अगर पानी डाल देंगे तो वो ज़्यादा और जलने लगते हैं। ओके, तो ऐसे भी कुछ फायर्स होते हैं, मैंने आपको बस एग्जाम्पल बताया। तो हाँ, इनके अलावा भी ऐसे भी कुछ फायर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग बुझा सकते हैं। ओके, इसके अलावा ड्राई आइस जो है, ओके, ये रेफ्रिजरेंट या फिर कूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ड्राई आइस होता क्या है पहले बताते हैं, और इसका क्या कनेक्शन है भाई कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दिख रहा है आपको ये ऐसे बाल्टी में एकदम सॉलिड आइस। ओके, तो ये है भाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब इसको हम लोग ड्राई आइस क्यों कहते हैं भाई, सिर्फ मतलब आइस तो हम लोग पानी के लिए कहते हैं, इसको ड्राई क्यों, ड्राई ही शब्द क्यों, क्योंकि होता क्या मालूम है, यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है, देखो ये सॉलिड वाला कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई नहीं होता, ओके, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है। ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो जिस भी जगह पर आप ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रखोगे उसको वो गीला ही नहीं करेगा, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल रहा है तो वो गीला नहीं होगा, तो इसलिए ड्राइनेस मेंटेन रखता है, इसलिए ड्राई आइस। ठीक है, अब ये एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, क्योंकि ये दूसरी चीज़ों को ठंडा करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, खुद ठंडा होता है, इसीलिए सिंपल सी चीज़ है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड ठूस ठूस के भरा होता है, अब इसके बारे में क्या ही बताऊँ मैं, आपको पता ही होगा मोस्टली। ओके, पीना तो नहीं होता है, पर क्या करें, आप पियोगे, ओके, क्योंकि आपको तो अच्छा लगता है वो। अब मैं ऐसे सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, पर ट्राई करना है कि कम से कम पीना है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को, ताकि आपके बॉडी को ही कम हानि हो। ओके, चलो, प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो है, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं अब वाटर वेपर के यूजेस पर, कार्बन डाइऑक्साइड के तो खत्म हो गए, तो वाटर वेपर किसके लिए यूज़ किया जाता है या फिर उसका इस्तेमाल क्या है, इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हवा में जो वाटर वेपर है, ओके, वो मॉइस्चर बनाए रखता है। दूसरा है वेदर कंडीशंस जो है हमारे, ओके, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इनको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, ये भी एक इस्तेमाल है वाटर वेपर का। अब इतने सारी चीज़ें देखने के बाद, एयर में जो भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इनकी यूजेस देखने के बाद कितने ही चीज़ें हम लोग ने देखी जिसमें ये कंपोनेंट्स जो है एयर में जो प्रेजेंट है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑक्सीजन हम लोग रेस्पायर ही नहीं कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर ये नहीं होगा तो लाइफ सस्टेन नहीं होगी, राइट, हम लोग ने जैसे देखा। ठीक है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स को ये नहीं मिलेगा तो ना खाना बनेगा ना ऑक्सीजन बनेगा, तो फिर रेस्पिरेशन तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग खा ही नहीं रहे, मतलब खाना ही नहीं मिलेगा हमको। ओके, और ऑक्सीजन तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्लांट्स ही बना रहे हैं हम लोग के लिए ऑक्सीजन, करेक्ट। ओके, हाँ, वैसे तो एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, पर प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। ओके, तो हमारे रेस्पिरेशन में प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि अगर नहीं लिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो दिक्कतें आएंगी। ओके, हमें खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, फिर हमें तो कार्निवोर जैसे ही रहना पड़ेगा, करेक्ट, मीट वगैरह ही खाना पड़ेगा। ओके, और प्लांट्स अगर ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बैलेंस नहीं बना रहेगा, तो आहिस्ते आहिस्ते ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा एटमॉस्फेयर से, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसीलिए प्लांट्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद के मन में अभी इतना ज़्यादा प्लांट का इंपॉर्टेंस समझने के बाद एक तो चीज़ कर सकते हो, आप एक अच्छी हैबिट लगा सकते हो, क्योंकि आप एक ट्री को मतलब, या फिर आप एक छोटे से पॉट में, ओके, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो आप लेके आ सकते हो। ओके, छोटा हो बड़ा हो जैसे भी, आप उसमें एक छोटा सा प्लांट कर देना। ओके, एकदम छोटा सा ट्री भी आप प्लांट कर सकते हो, छोटा सा एकदम जो फ्लावर दे सकता है। ओके, और उसको पानी डालो, ओके, रोज़, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो टुवर्ड्स द ग्रीनर अर्थ, टुवर्ड्स द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। तो वो भी इन टर्न वो भी क्या ही करेगा, वो प्लांट्स एटलीस्ट, उनको खा नहीं पाओगे आप तो भी ठीक है, पर एटलीस्ट वो उनसे ऑक्सीजन तो मिलेगा हमें, करेक्ट। चलो, और इसके अलावा भी नाइट्रोजन देखा था हम लोग ने, प्रोटीन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए एसेंशियल है, नाइट्रोजन भी।
इसके अलावा भी कई ज़्यादा यूजेस मैंने बताया नाइट्रोजन के, फर्टिलाइजर्स वगैरह में वगैरह। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है हमारा वाटर साइकिल, करेक्ट। अब वाटर साइकिल में भी एयर का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैसे है, क्योंकि ये जो वाटर इवापोरेट हो रहा है ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ओके। तो ये वाटर जो है, ये वाटर वेपर्स, सॉरी, जो वाटर इवापोरेट होकर वाटर वेपर्स में बदल रहा है, ओके, ये ही क्लाउड्स में फॉर्म हो रहा है। इन्हीं क्लाउड्स को हवा ऐसे मूव करती है और अलग अलग डायरेक्शन में जब ये क्लाउड्स जाते हैं, ओके, तो जब भी कंडेंस हो जाता है वाटर वेपर तो बारिश आ जाती है, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर है जो हमारे अर्थ के ऊपर है, इसके वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है, ओके। अगर ये लेयर जो है ये सपोर्ट कर रहा है हमारे वाटर साइकिल को, इन शॉर्ट, सिंपली, ओके, क्लियर हो गई बात। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई एयर बहुत ही ज़्यादा, इन सारे एग्जाम्पल से पता चलता है हमें जो अब तक हम लोगों ने पढ़े कि एयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, करेक्ट। चलो अब लास्ट, मतलब अगले टॉपिक पर आते हैं इस वीडियो के, जो कि होगा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, वो है एयर पोल्यूशन। अब बेसिक सा है, बहुत ही ज़्यादा जनरल सा टॉपिक है, आपको पता ही होगा, आजू बाजू में आप देख रहे होंगे कि हालांकि कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है एयर का हमारे अगल बगल में। तो जैसे कि ये देखो, मास्क वगैरह पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत डस्ट है। आप अगर बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रह रहे होंगे तो आप खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। घर से बाहर जब जाओगे, तब घर से बाहर जाने के बाद आप घूमोगे, उसके बाद घर पे आने के बाद आप क्या करो, आप एक हैंकरचीफ से या फिर टिश्यू से आपके फोरहेड के ऊपर से ऐसे घुमा के देखो, ओके, ऐसे ब्लैक कलर का डस्ट या फिर ब्राउनिश कलर का डस्ट आपके फोरहेड से निकलना शुरू हो जाएगा, ओके। मतलब इसका मतलब ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कितने हैं आपने आजू बाजू में जहाँ पर हम लोग चल रहे जा रहे, तो वो अपने बॉडी पर भी सेटल हो रहे हैं। तो सोचो वो हम लोग इनहेल भी कर रहे हैं, करेक्ट। ये इसके साथ साथ कई ज़्यादा गैसेस जो रिलीज़ हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का हो वगैरह वगैरह, ओके, या फिर इंडस्ट्री से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं वो भी हमारे एयर में है। तो इन सब से हमारी एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है। तो अब जैसे कि यहाँ पर अर्थ दिख रहा है आपको, कैसी काले काले धुएं में ऐसे दिख रहा है आपको इस इमेज में, ऐसे घुटन हो जाएगी एक टाइम पर, ओके, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में जाने के बाद ऐसे अनईजीनेस फील हो जाता है। तो अर्थ के बारे में सोचो, ज़्यादा अगर हम लोग एयर पोल्यूशन करेंगे तो पूरा का पूरा अर्थ के अगल बगल में अर्थ को भी सांस लेने में तकलीफ होगी। मैं मजाक कर रहा हूँ, ओके, हमें होगी, ऑर्गेनिजम्स को होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ओके। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है। तो जो भी पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, ओके, सिंपली पोल्यूटेंट्स होते क्या है, हार्मफुल या फिर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो हमें नहीं चाहिए, या फिर हानिकारक सब्सटेंसेस, जैसे कि डस्ट, स्मोक हमारे एयर में है, या फिर एक्सेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनके जैसे गैसेस भी पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, ओके। तो अब क्या क्या वजह है जिसके वजह से हमारा एयर पोल्यूट हो रहा है। सबसे पहले कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स। अब देखो, फॉरेस्ट्स को कट करने की वजह से कैसे एयर पोल्यूट हो रहा है। अभी देखा था हम लोग ने, प्लांट्स क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन का साइकिल मेंटेन्ड रखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, करेक्ट, हमारे अर्थ पर। तो अगर प्लांट्स हम लोग ज़्यादा कट करेंगे तो ऑक्सीजन तो जो बन रहा है प्लांट के द्वारा वो ज़्यादा नहीं, मतलब वो तो कम हो जाएगा। प्लस प्लांट्स जो है, मैंने अभी बताया था, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, और प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम लोग प्लांट कट करने लग गए तो जो भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये और एक दिक्कत हो जाएगी। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस में होता जाएगा तो एयर पोल्यूट होगा। तो इसीलिए कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इस तरह से रिलेटेड है एयर पोल्यूशन से। समझ में आ गई बात, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं, और अगर हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो एक्सेस में है, तो वो एक्सेस वाला कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं होगा, तो वो और बढ़ते रहेगा और दिक्कतें आएंगी, ओके। अब ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या और दिक्कतें आती है हम लोग देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते, आगे पढ़ेंगे, ओके। इसके अलावा क्या कॉजेस है, एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, ओके, ये ढेर सारे बुरे गैसेस एमिट कर देते हैं, ओके। तो ये एक दिक्कत है जिसकी वजह से हमारा एयर ख़राब हो रहा है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ये भी रिलीज़ होते हैं एयर के अंदर। केमिकल वेपन्स लाइक एटॉमिक बॉम्ब्स यूज्ड इन वॉर। तो अब फिलहाल तो ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, पर जब कभी हुई थी तब
ओके, इन एटॉमिक बॉम्ब्स की वजह से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एयर में रिलीज हो गए होंगे। ओके, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एयर में रिलीज हो गए हैं वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, तो इसकी वजह से भी एयर हमारा पोल्यूट हो रहा है। ओके, नेचुरल कॉजेस, वॉल्केनिक इरप्शन, ये भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे एयर को पोल्यूट करने के लिए। इसके अलावा यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो जब हम लोग भले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर रहे हैं तब हो क्या रहा है मालूम है, जो हम लोग को स्प्रे करना है प्लांट्स के ऊपर, पर स्प्रे करते टाइम पर कुछ कुछ अमाउंट में ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एयर में भी चले जाएंगे। ओके, क्योंकि ये स्प्रे है ना, देखो आप यहाँ पर ड्रोन से स्प्रे किया जा रहा है, पर फिर भी कुछ अमाउंट पहुँचेगा प्लांट तक और कुछ अमाउंट ऐसे ही हवा में तैरते रहेगा। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारा हवा में केमिकल्स ऐड हो जाएंगे। ओके, जो कि एयर को पोल्यूट करेंगे, क्योंकि ये जो केमिकल्स है वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। ओके, तो केमिकल्स कैन बी ब्लोन ऑफ और कैन इवापोरेट इन द एयर। ओके, ठीक है। और लास्टली ये एक कॉज जो है जो सारे कॉजेस को ट्रिगर करेगा, अब तक हम लोगों ने जो देखा उन सारे कॉजेस को कहीं ना कहीं तो ट्रिगर करेगा वो, मतलब सारे मतलब ऑलमोस्ट जो भी कॉजेस हम लोगों ने देखे उनको ट्रिगर करेगा जो, और ये कॉज कौन सा है, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, सिंपल सा कॉज है। ओके, तो क्योंकि देखो अब जाहिर सी बात है ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जैसे हम लोग ने पहले देखा फॉरेस्ट ज़्यादा कट होंगे वगैरह वगैरह, ऑटोमोबाइल ज़्यादा यूज़ होंगी, इंडस्ट्रीज ज़्यादा चलेंगी क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो सारी चीज़ें वन बाय वन फॉल आउट होगी अपने अपने प्लेस पर, इस कॉज की वजह से जो ट्रिगर करेगा बाकी के कॉजेज़ को और ज़्यादा होने के लिए। ठीक है, तो ये एक वाइडर कॉज था, बड़ा कॉज था। ओके, तो अब देखते हैं कि इस एयर पोल्यूशन से क्या क्या इफ़ेक्ट्स, मतलब क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स है इसके। तो सबसे पहले हमारे हेल्थ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने बच्चा लिया है, तो हो सकता है एयर पोल्यूशन की वजह से डिजीनेस फील हो बच्चे को, हेडेक आए। ओके, ठीक है, या फिर आई में इरिटेशन हो, या फिर नेज़ल इरिटेशन हो, नोज़ में इरिटेशन हो, या फिर कफिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है उसको, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से सोर थ्रोट हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, या फिर लंग कैंसर, या इसकी जैसी बाकी के लंग डिजीज जैसे भी चीज़ें हो सकती है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है एयर पोल्यूशन, क्योंकि ये सारे इफ़ेक्ट्स हमको दिख सकते हैं बॉडी के ऊपर। ओके, इसके अलावा प्लांट्स भी डैमेज होते हैं, प्लांट्स के लीव्स डैमेज हो सकते हैं। ओके, और ये जो है एसिड रेन, ये कमाल की एक चीज़ है, मतलब कमाल की मतलब ऐसी अनयूज़फुल चीज़ है, पर ये होने की वजह से कई ज़्यादा और नुकसान होने लगते हैं। अब ये होता क्यों है, एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। अब देखो इसका ओरिजिन कैसे होता है। ये एसिड रेन मतलब कुछ नहीं ओके, एसिडिक पानी गिर रहा है उसको ही कहते हैं हम लोग एसिड रेन। अब एसिडिक पानी मतलब उस पानी में है एसिड, तो हमारा जो रेन है एसिड रेन, ये सिंपली है एसिड और पानी का मिक्सचर। ओके, तो एसिडिक पानी गिर रहा है। अब ये जो एसिड है ये कहाँ से आता है हमारे पानी में, ओके, जो आ रहा है, ओके, जो बरस रहा है, ये कैसे एसिड पानी में घुल जाता है, ये कहानी बस आपको समझनी। तो थोड़ी सा इंटरेस्टिंग वाली कहानी यहाँ पर क्या है, देखो ये होता है एयर पोल्यूशन से, कैसे ये समझना इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने बोला पहले शुरुआत में थोड़ी अजीब चीज़ है ये। अब देखो ये एसिड कैसे आता है, तो एयर पोल्यूशन की वजह से कुछ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस रिलीज हो जाते हैं। ओके, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड कहो या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहो, ओके, ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, यहाँ पर, और कुछ ऐसे नाइट्रस एसिड्स, नाइट्रिक एसिड बना देता है ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ, और सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ उसको ऑक्सीजन भी लगता है, तब जाके ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है और ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये दो एसिड्स, ओके, पानी में घुल जाते हैं और एसिडिक बारिश होने लगती है, जिसी को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। ओके, तो ये जो फॉर्मेशन है ऑक्साइड्स का, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रेन वाटर के साथ, जिनकी वजह से एसिड बनता है, ये आपको थोड़ा बहुत इसकी रिएक्शंस आपको समझनी थी, जो मैंने आपको समझा दी अभी। ओके, तो इस चक्कर में जो एसिड रेन आती है, इसके वजह से जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है इनको खतरा है। ओके, ये खराब हो रहे हैं, जैसे कि ताजमहल वगैरह। ओके, या फिर हमारे जो प्लांट्स है, ओके, यहाँ पर जो सॉइल दिख रहा है आपको,
ओके, ये ऐसे एसिड रेन होने पर ये जो सॉइल है वो एसिडिक बन रहा है, तो सॉइल का नेचर बदल रहा है। अब देखो सॉइल के नेचर पर जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो सॉइल का अगर नेचर बदलेगा तो क्रॉप्स की भी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। पर्टिकुलर क्रॉप्स पर्टिकुलर नेचर ऑफ सॉइल में ही ग्रो होते हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगा। ओके, ये एसिड रेन अगर पानी में गिरेगा, ओके, तो रिवर्स में गिर सकता है या फिर पॉन्ड में गिर सकता है, तो पानी के रिवर के या फिर पॉन्ड के पानी को एसिडिक कर सकता है, जिसके वजह से जो एक्वाटिक लाइफ अंदर रह रही है उसको दिक्कत आ सकती है। ओके, तो ये बिल्कुल ख़राब सी चीज़ है, एकदम बिल्कुल अच्छी सी चीज़ नहीं है ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एयर पोल्यूशन से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा कॉमन सा इफेक्ट है, क्योंकि पोल्यूटेंट्स में जैसे हम लोग के डस्ट या फिर स्मोक जो है, ओके, वो ज़्यादा रहेंगे एयर में, ओके, तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, कई बार दिखता ही नहीं है आगे का रास्ता, तो आगे से अगर ज़ोर से कोई व्हीकल आ रहा होगा तो ठुक जाएंगे, तो एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, तो एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स, डस्ट एंड स्मोक, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है विजिबिलिटी। फिर ग्लोबल वार्मिंग, अब ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखो जैसे मैंने बताया था कि हमारा अर्थ जो है उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट फ्रॉम द सन। ओके, तो होता क्या है बेसिकली, सन से जो भी सनलाइट मिल रही है तो अर्थ कुछ अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है, ओके, वो अपने पास रख लेता है। जो सनलाइट में से जो एनर्जी आ रही है वो अपने पास रख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। बाकी कुछ अमाउंट में जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एटमॉस्फेयर में है, और वो ये जो रिफ्लेक्ट बैक की हुई हीट एनर्जी है ना, ये इसको ट्रैप कर देता है। इनको इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं, जो रिफ्लेक्टेड हीट रेडिएशंस होते हैं फ्रॉम द अर्थ। ओके, तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इसको ये ट्रैप कर लेता है, मतलब बाहर जाने नहीं देता। तो बाहर जब जाने नहीं देगा तब अंदर इसको भेज देगा फिर से, तो अर्थ का सरफेस, ओके, का टेम्परेचर जो है, ओके, वो ठंडा नहीं होता, बना रहता है उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज में, जो ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। पर दिक्कत क्या आएगी, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ेगी, तो ये ज़्यादा अमाउंट में इंफ्रारेड रेडिएशन, जो भी हीट रेडिएशन अर्थ रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ट्रैप करेगा। ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज़ को आप मीठा खा रहे हो लिमिट में खाओ, आप तीखा खा रहे हो लिमिट में खाओ, अब जो भी खा रहे हो लिमिट में खाओ। ओके, अगर ज़्यादा खाओगे तो दिक्कतें आएंगी। वैसे ही कोई भी चीज़, यहाँ पर अर्थ को भी ज़्यादा हीट रेडिएशन अगर मिल रही है तो वो खुश नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे हीट रेडिएशंस को ट्रैप कर रहा है, ओके, तो ये क्या कर रहा है, हमारे अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। इसी को कहते हैं हम लोग नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, जो नेचुरल है, नेचुरली हो रहा है। पर अगर ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होने लग गया तो ज़्यादा अमाउंट में हीट ट्रैप होगी, ज़्यादा होगा हमारा सरफेस का टेम्परेचर, फिर बढ़ेगा हमारे अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर, और फिर इसी को कहते हैं, देखो, अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को बढ़ना ही को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये काम कर रहा है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम कर रहा है, तो जो भी गैसेस ऐसे काम करते हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ गैसेस हैं हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे काम करते हैं, जैसे कि मेथेन, ओके, N2O, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, N2O, वाटर वेपर, ये भी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर का राइज होना, ओके, इसको कहते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। अब इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या दिक्कत आ रही, ये तो हो रहा है किसकी वजह से, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस में एटमॉस्फेयर में होने की वजह से। और मैंने कहा था ना, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड होना मतलब एयर का पोल्यूशन होना, एयर पोल्यूट होना। तो एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, ओके, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो एयर पोल्यूटेड है। और इस पोल्यूटेड एयर की वजह से क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ओके, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक्सेस होने लग गया। तो एक्सेस ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको ही कहेंगे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई ज़्यादा रिपरकशंस है, कई ज़्यादा इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे कि हमारे पोलर जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब मेरा एक सवाल है आपको, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, एकदम लॉजिकल सवाल है। तो देखो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल दिख रहा है आपको, नॉर्थ पोल में जो आइस है वो दिख रही है। थोड़ा दिमाग लगाना है, हम लोग ने जो भी वाटर के बारे में वगैरह आपको पता होगा तो आप बता दोगे। ये नीचे है हमारा साउथ पोल वाला, ओके, अर्थ का रीजन, ये अंटार्कटिका है, यहाँ पर आइस है। अब मुझे आप बताओ कि पोलर रीजन के आइसेस मेल्ट हो जाएंगे, पर
इन आइसेस के मेल्ट होने की वजह से सी लेवल में राइज हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना, अगर आइस मेल्ट होगा तो अगर आप ग्लास में पानी लोगे, ठीक है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि जब भी आइस मेल्ट होगा वो पानी में कन्वर्ट होगा। ओके, ग्लास वाली बात छोड़ दो, जब भी आइस मेल्ट होगा पानी में कन्वर्ट होगा, तो ये पानी ऑलरेडी यहाँ पर पानी है और एक्सेस पानी चला जाएगा, करेक्ट, तो पानी का लेवल बढ़ेगा, सिंपल। पर कौन सी आइस, साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल वाली आइस मेल्ट होने पर पानी का लेवल बढ़ेगा? अब ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो आप पॉज करो, सोचो, फिर रिज्यूम बैक कर लेना। ओके, चलो मैं अब आंसर बता देता हूँ आपको। आई होप आपने पॉज करके सोचा होगा, रिज्यूम बैक किया होगा। तो देखो, नॉर्थ पोल पर जो पोलर आइस है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग आइस है। ओके, पर आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत अच्छे से, तो आपको पता होगा कि ये जो एंटार्क्टिका के ऊपर जो आइस है ना, ये एक्चुअल में लैंड मास के ऊपर वाला आइस है, ठीक है। तो अब देखो, नॉर्थ पोल वाला आइस सिर्फ आइस है, सिर्फ फ्लोटिंग आइस है, आइस कैप्स। ये मेल्ट होने पर क्या होगा? ये मेल्ट होने पर सी लेवल में इंक्रीज इतनी नहीं आएगी। ओके, क्यों ऐसा? देखो, आइस जो है हम लोग को पता है इज लेस डेंसर देन वाटर, करेक्ट। तो लेस डेंसर है मतलब आइस का वॉल्यूम इज मोर, वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब आइस पिघल जाएगा, ओके, आपने अगर ये करके देखा होगा, ग्लास में अगर आप पानी लोगे, ओके, एकदम यहाँ तक फिल करो, एकदम रिम तक ऑलमोस्ट, ओके, और फिर उसमें आइस डालो तो और लेवल बढ़ेगी थोड़ी बहुत, करेक्ट। अब ये आइस मेल्ट होने के बाद आपको क्या लगेगा? वो आइस मेल्ट होने के बाद पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, पर ऐसे नहीं होता। ओके, पानी ओवरफ्लो नहीं होगा क्योंकि ये जो आइस के अंदर जो पानी है उसको जो जगह लगती है वो ज़्यादा है देन द वाटर की पानी, वाटर को जो पानी लगती है वो लिक्विड वाटर को पानी, लिक्विड वाटर को जगह लगती है उससे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, तो इतना अमाउंट ऑफ पानी जो है जिसको इतनी जगह लग रही है, ओके, यहाँ पर मैं इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ, इतनी जगह लग रही है ना, इतने अमाउंट ऑफ, एक अमाउंट ऑफ पानी जिसको इतनी जगह लग रही है, ओके, वो ज़्यादा है। अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको इतनी जगह नहीं लगेगी, उसको इतनी ही जगह लगेगी, आधी जगह लगेगी, सपोज फॉर एग्जाम्पल कम जगह लगेगी। ओके, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो कम ही जगह लगेगी। ओके, तो कम जगह लगेगी तो यहाँ पर तो थोड़ी बहुत तो जगह है, राइट, तो वो ओवरफ्लो नहीं होगा। अगर ज़्यादा जगह लगती होगी आइस को मेल्ट होने पर, ऐसे होता तो फिर भाई ओवरफ्लो हो जाता, करेक्ट। तो यहाँ पर जो पोलर आइस कैप है नॉर्थ पोल वाली, ओके, ये मेल्ट होने पर सी लेवल में ज़्यादा राइज नहीं होगी, मतलब सी लेवल में राइज हमें नहीं दिखेगी। वही अगर हम लोग साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पर तो लैंड मास है, ओके, इसके ऊपर आइस है, वो मेल्ट होके जाएगा तो सी लेवल में बिल्कुल राइज होगी। ओके, यहाँ पर नॉर्थ पोल की आइस मेल्ट होने पर राइज नहीं होगी, ओके, राइज नहीं होगी, ध्यान में रखना, क्योंकि आइस मेल्ट होने पर उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जो इतनी जगह ले रहा था अब वो कम जगह लेगा, तो राइज नहीं होगी। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, तो थोड़ा सा ट्रिकी वाला चीज़ था। आगे बढ़ते हम लोग, लास्ट वाला हम लोग का इफेक्ट, ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है एयर पोल्यूशन की वजह से। अब ओजोन क्या है? सिंपल सी चीज़ है, हमारे एटमॉस्फेयर के भी लेयर्स हैं, हमारा एटमॉस्फेयर खुद ही लेयर ऑफ एयर है, पर ये लेयर ऑफ एयर भी अलग अलग लेयर से बना हुआ है। ओके, तो सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे। तो ये जो सेकंड वाला लेयर है अर्थ से, स्ट्रेटोस्फेयर, इसी में ये एक ओजोन लेयर नाम का लेयर होता है। ओके, ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द यूवी रेज ऑफ द सन, फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन, ठीक है। पर एयर पोल्यूशन की वजह से ये ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, मतलब डैमेज हो रहा है। तो इसके वजह से ऐसे ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं, और इन होल से डायरेक्ट यूवी रेज पास हो जाएंगी तो सरफेस तक पहुंच जाएंगी। तो यूवी रेज की वजह से कई सारे हार्मफुल डिजीज हो सकते हैं, स्किन कैंसर जैसी चीज़ें हो सकती है। ओके, तो देखो ओजोन डिप्लीशन कैसे, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द यूवी रेज, मैंने बताया, और यही यूवी रेज एयर पोल्यूशन की वजह से डिप्लीट हो रहा है, खराब हो रहा है। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इन कंपाउंड्स की वजह से डिप्लीट हो रहा है, जो कि हमारे एयर में है। ओके, और ये पोल्यूटेंट्स हैं, ओके, खराब कंपाउंड्स हैं जो एयर में रिलीज किए जा रहे हैं।
ओके, और ये डिप्लीट होने की वजह से यूवी रेज सरफेस पर रीच होंगी, जिसकी वजह से कई सारे स्किन डिजीज भी हो जाएंगी। ओके, अब सवाल आता है प्रिवेंट कैसे करें। ठीक है, एयर पोल्यूशन को तो सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ट्रीज़ को प्लांट करो ताकि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज़ यूज़ कर लेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जैसी चीज़ें नहीं होंगी। ओके, और एयर पोल्यूशन मतलब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ें, करेक्ट। उसके अलावा अब देखो यहाँ पर ट्रीज़ क्या क्या करती है, मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। सिंपल, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को खा लेगी, ऑक्सीजन दे देगी एयर में। ब्रिंग्स मोर रेन, एटमॉस्फेयर को फ्री करेगी ऑफ द पोल्यूटेंट्स, तो ट्रीज़ की वजह से ज़्यादा बारिश आएगी और बारिश की वजह से एटमॉस्फेयर फ्री होगा फ्रॉम द पोल्यूटेंट, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि बारिश में ये डस्ट पार्टिकल जो है वो कि जो एटमॉस्फेयर में होंगे बारिश होने के ऊपर, बारिश होने के बाद ये पानी के साथ नीचे आ जाएंगे डस्ट पार्टिकल्स। ओके, ठीक है। फिर व्हीकल्स हम लोग चेक कर सकते हैं फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल, ताकि हमारे व्हीकल से ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन नहीं हो रही है ना, ये हम लोग इंश्योर करें। इसके अलावा हम लोग CNG ऑपरेटेड व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यूज़ ऑफ CNG ऑपरेटेड व्हीकल्स मतलब CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये कम पोल्यूशन करवाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी के फ्यूल्स। या फिर सीधे EVs यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ओके, जो कि और भी कम पोल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये तो कुछ बर्न ही नहीं कर रहे। पेट्रोल वगैरह कैसे बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वैसे EV तो कुछ बर्न नहीं कर रही है हमारे व्हीकल में। ओके, इसके अलावा सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, तो वैसी एनर्जी इन शॉर्ट मुझे बताना है यूज़ कर सकते हैं जो पोल्यूशन फ्री हो, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। ओके, और एक चीज़ हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि भाई जो इंडस्ट्रियल एरिया हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो अमाउंट में केमिकल्स रिलीज़ होंगे गैस में, मतलब गैसेस केमिकल्स रिलीज़ होंगे एटमॉस्फेयर में, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये दूर होना चाहिए फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। तो यहाँ पर दूर मुझे रेजिडेंशियल एरिया दिख रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया से दूर, तो क्योंकि देखो ये गैसेस रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये एक इंश्योर कर सकते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल एरिया मस्ट बी अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज। चलो लास्टली आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। तो सिंपल से देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ डैश एंड डैश इन द एयर। ओके, तो आपको क्या लगता है कौन से दो चीज़ों का बैलेंस प्लांट्स और एनिमल्स मेंटेन करते हैं? देखो प्लांट्स देते हैं ऑक्सीजन, करेक्ट, जो एनिमल्स यूज़ करते हैं, और एनिमल्स रेस्पायर करते हैं और देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स यूज़ करते हैं। ओके, वैसे प्लांट्स भी खुद भी रेस्पायर करते हैं भाई साहब। ओके, ये भी खुद भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ओके, रेस्पिरेशन में, और ये खुद भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो ये खुद ही यूज़ करते हैं। तो मतलब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस चल रहा है इनके बीच में, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। ओके, जैसे कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, एनिमल्स रेस्पायर करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करके फिर से ऑक्सीजन दे रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, करेक्ट। वैसे ही प्लांट खुद भी ऑक्सीजन से रेस्पायर करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना रहा है फिर से। तो ये दो गैसेस की बैलेंस हो रही है इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स नीड डैश गैस टू प्रिपेयर फूड, सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबशन इन द एयर इज, कौन सा गैस एयर में सपोर्ट करता है ओके कंबशन को? ऑक्सीजन, सिंपल, करेक्ट। इसके अलावा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो एयर इज अ कॉम्पाउंड, एब्सोल्युटली फॉल्स, गलत। हम लोग ने पढ़ा था बहुत पिछले ही वीडियो में कि एयर भाई मिक्सचर है, करेक्ट, कंपाउंड तो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल गलत, कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फिर रेस्पिरेशन नीड्स नाइट्रोजन, किसने कहा? रेस्पिरेशन को तो ऑक्सीजन लगता है, करेक्ट, तो ये भी गलत। और द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, गलत, मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, करेक्ट, तो ये भी गलत है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। द गैसेस विच कॉज एसिड रेन आर, अब कौन से गैसेस एसिड रेन कॉज करते हैं? द गैसेस विच कॉज एसिड रेन, कौन से? देखो पहला ऑप्शन है SO2 एंड O2। SO2 तो करता है पक्का, करेक्ट, क्योंकि वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलन होकर इसका सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ मिल के एसिडिक पानी बन जाता है, और वही होता है एसिड रेन। पर ऑक्सीजन कहाँ करता है? नहीं करता है ना, तो ये आंसर तो फिर ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, फिर आगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये गैसेस से कोई हार्मफुल एसिड नहीं बन रहा है। ओके, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ओके, मतलब ऑक्सीजन से तो भाई नहीं बनता है, ओके, एसिड रेन से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए ये भी गलत। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर से कहाँ एसिड रेन होता है? नहीं होता, तो ये भी गलत।
अब बचा क्या, सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन, वही सही होगा। पर सही कैसे है, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनके में हम लोग ने रिएक्शन भी देखे थे। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे सल्फ्यूरिक एसिड में बदलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में बदलता है, करेक्ट। और यही नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे पानी के साथ मिक्स होकर एसिडिक पानी बन जाता है, मतलब एसिड रेन बन जाता है। क्लियर, तो ये अपना राइट आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आए हैं इस वीडियो के एंड पर। आई होप आपको हम लोग ने जो भी सीखा इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ओके, आपको मज़ा आया होगा, ओके। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए पढ़ते रहना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।